ये है डैरियन गैप, कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इसी एरिया की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या ट्रेन नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 7 दफ़ा इस पूरे एरिया को किसी भी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी है। हर साल हज़ारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ स्पेशली कोलंबिया, एक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इस डैरियन गैप के थ्रू मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स जाने की कोशिश की, लेकिन इन 2.5 लाख में से कई सौ लोग इस गैप को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है, और इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक इस एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिशें क्यों नहीं की गई। इनसाइड्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 21st सेंचुरी में जहां तपते हुए रेगिस्तानों में भी स्टेट ऑफ आर्ट शहर बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है खतरनाक मौसम। डैरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगल हैं, और पूरे साल में मतलब करीबन 365 में से 330 दिन तक यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं, बल्कि पहाड़ों पर अक्सर लैंडस्लाइडिंग भी होती रहती है। इतनी बारिशों और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट हो या सीमेंट हो या एस्फॉल्ट हो, इन सब को सूखने के लिए खुश्क और गर्म मौसम चाहिए होता है। और अगर इस सब का हल निकाल भी लिया जाए तो यहाँ पर दूसरी सबसे डेंजरस चीज़ है खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। हमारी पूरी ज़मीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियाँ और मच्छर कहीं नहीं पाए जाते जितने इस डैरियन गैप में हैं। और फिर क्योंकि इस सारे एरिया में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल और घर नहीं है, तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको काट ले तो आपका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले ज़्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू, सांप के जहर या फिर दरिया में डूबकर मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ के लिए यहाँ रोड बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हाँ, एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, मुश्किल भी होगा, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या वजह है यहाँ पर रेल या रोड बनाने की कोशिश ही नहीं की जाती? असल में कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर कोई रोड या रेल नेटवर्क बने, खास तौर पर अमेरिका और पनामा। दरअसल 19th सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही एक प्रोविंस होता था, मगर इसी डैरियन गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए पनामा से कनेक्टेड रहने का एक ही रूट था, और वो था समुंदर के थ्रू। इसी डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आज़ादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 20th सेंचुरी में इसी मूवमेंट में एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका की पनामा के कैनाल में बहुत दिलचस्पी थी, और वो चाहता था कि इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो, क्योंकि पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत मुश्किल थी। सारी शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अमेरिका की वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था। तो अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपस में डिसकनेक्टेड थी, और इसी का हल निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिका की न सिर्फ ट्रेड शिप्स बल्कि नेवी भी अब बहुत ही आसानी से और बहुत ही थोड़े दिनों में एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकती थी। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो भी पनामा कैनाल को कंट्रोल करेगा वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। अब कोलंबिया उस जमाने में इस कैनाल का कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता था, और इसीलिए अमेरिका ने पनामा की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसका भरपूर साथ दिया, और नतीजतन 1903 में पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और अब अमेरिका पनामा को रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला कंट्री था। पनामा की गवर्नमेंट ने बदले में अमेरिका को इस कैनाल के आसपास की सारी जमीन परमानेंट लीज पर दे दी, और 1999 तक ये सारा एरिया अमेरिका के कंट्रोल में रहा। फिर 1999 में इस कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया, मगर आज भी ये चौक पॉइंट अमेरिका और बाकी कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया का तकरीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इसी चौक पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल तकरीबन 13 से 14 हज़ार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका की ज़्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होती है।
और इसीलिए इस कैनाल को सबसे ज़्यादा अमेरिका और चाइना यूज़ करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब अगर वापस डैरियन गैप पर आएँ तो ये कोलंबिया और पनामा के दरमियान वाक़या है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से टर्बुलेंट, वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है। और यहाँ के ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और यह सबसे ज़्यादा सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में स्मगल की जाती है। लेकिन इस डैरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है, जहां पर पनामा के कोस्ट गार्ड्स अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को यह खदशा है कि कहीं कोलंबिया के ड्रग्स माफिया यहाँ से पनामा में पहुंचकर पनामा कैनाल को डैमेज न कर दें। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि उनको फिर यहाँ से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुँचाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अगर कोलंबिया और पनामा की गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रेल या रोड बनाने का एग्रीमेंट कर भी ले तो अमेरिका यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब हम आते हैं डैरियन गैप की डेवलपमेंट ना करने की आखिरी रीज़न पर, और वो है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। दरअसल लैटिन अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज़्यादातर कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग एक अच्छी लाइफ के लिए अपने कंट्रीज छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। और इन सब लोगों के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है और वो ये कि वो इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसके लिए उनको अपनी जान खतरे में डालकर इस डैरियन गैप से गुजरना पड़ता है। हर साल हजारों लोग इस गैप के थ्रू सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में इंटर होते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ डैरियन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड्स और डाकू। 10 दिन के इस सफ़र में आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इतने ख़तरनाक रास्ते के बावजूद हर साल इस गैप को क्रॉस करने वालों के नंबर्स में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। कितने ही लोग इस सफ़र में मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं इनमें से ज़्यादातर साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके होते हैं। भूख भी इंसान से आखिर क्या क्या नहीं करवाती। इन्हीं गरीब लोगों को अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस डैरियन गैप में कोई रेल या रोड नेटवर्क नहीं बनाया जाता और शायद आगे आने वाले कई सालों में ऐसा ही रहेगा। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इतना डिफरेंस क्यों है? जहां एक दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, वहीं बाकी कंट्रीज गरीबी और भूख की दलदल में क्यों धंसे हुए हैं? इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो आप लोगों ने भरपूर एंजॉय की होगी। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।